हेलो प्यारे बच्चों, ठीक हैं सभी। चलिए, तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए हम फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यदि आपको है तो मैं कोशिश करूँगा कि आज इस वीडियो में हम उसको ठीक से एक्सप्लेन कर दें। कई बार क्या होता है कि आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया होता है, लेकिन फिर भी जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हैं ना, क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। तो इसका कारण ये है कि भाई आपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझा नहीं है। तो इसलिए आज मेरा जो मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में वो आपका इस पूरे चैप्टर से में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, ताकि आपको आगे फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि एक बच्चे का कमेंट आज मेरे पास आया एक वीडियो पे 9th क्लास का ही, सर इफ लिक्विड हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड्स सो वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई यदि वाटर या किसी भी लिक्विड की डेंसिटी लो होती है तो फिर आइस तो सॉलिड है और वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट क्यों करता है। आइस सॉलिड है तो आइस को डूब जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ है बेटा, एक टर्म हमने डिस्कस किया था, डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी की जब बात करते हैं तो लिक्विड, वाटर और सॉलिड वाटर दैट इज़ आइस, इनकी डेंसिटी की जब बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी की वैल्यू हाई होती है, इसकी डेंसिटी होती है लो। सॉलिड वाटर की डेंसिटी कम होती है, लो होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड वाटर। इसका भी रीज़न है, देखिए एक्चुअली अभी मैं आपको बताऊं, एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी हायर क्लासेस में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पोलर एंड है किसी मॉलिक्यूल का, वो नॉन पोलर एंड को अट्रैक्ट करता है। जैसे वाटर के अंदर इस तरह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन एटम्स पे हम थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, वो इसका नेचर होता है एलिमेंट्स का। जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन का स्वभाव है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, तो ये ज़्यादा खींचेगा इसलिए इसके आसपास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है उसके साथ, क्योंकि इस पर फिर वही नेगेटिव रहेगा और इन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉर्मली लिक्विड स्टेट में भी होता है और सॉलिड स्टेट में भी होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल ये है तो जब सॉलिड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल्स हम दिखाते हैं तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में ये अरेंज हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एवरी वाटर मॉलिक्यूल गेट कोवेलेंटली गेट, जैसे वो क्या हो जाता है कि भाई सराउंडेड बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये फर्दर इसके साथ फिर आगे 4 वाटर मॉलिक्यूल, एक तो ये पीछे हो गया, 3 और जुड़ जाएंगे। मान लो इसके साथ 2 ये हो गए, 2 और जुड़ जाएंगे आगे। तो इस तरह से, तो ये बीच में जो खाली जगह यहाँ पे अब बना, ये जो जगह बनी, ये इस तरह की जगह हर बॉन्ड के बाद हर मॉलिक्यूल के बीच में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे खाली जगह क्रिएट हो जाती है। लिक्विड स्टेट में इतना जगह खाली नहीं होती है, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो उनके बीच में गैप बढ़ जाता है ड्यू टू परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। परमानेंट फिक्स पोजीशंस वो अटेन करते हैं सॉलिड स्टेट में और उस वजह से उनके बीच में खाली जगह इंक्रीज़ हो जाता है। तो ध्यान रखना, लिक्विड स्टेट में वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और सॉलिड स्टेट में डेंसिटी उनकी लो होती है। तो डेंसिटी लो होने की वजह से वो फ्लोट करते हैं। क्लियर है बात। और डेंसिटी लो क्यों होती है कि सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये बीच में खाली जगह ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट में जब वाटर होता है, मतलब आइस की फॉर्म में है, तो वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है। आप करके देख सकते हो घर पे नॉर्मली, आप किसी ग्लास की बोतल को पूरा ऊपर तक भर के यदि कैप लगा के फ्रीज़र में रख दो तो हो सकता है कि फ्रीज़र में धमाका हो, क्योंकि जब वाटर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो एक्सपेंड होता है, वॉल्यूम उसका बढ़ता है, खाली जगह ज़्यादा हो जाती है उसके बीच में, और जब बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो बोतल फट जाएगी। ठीक है। या फिर ऐसा मार्क करके देख सकते हो किसी ट्रांसपेरेंट कंटेनर में कि जहाँ तक पानी डाला और सॉलिड आइस बनने के बाद उस मार्क से ऊपर मिलेगा आइस का लेवल, तो इसका मतलब उस पास साफ दिखता है कि वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है। चलिए, तो हम अब ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा हिमांशी शोरान का। हिमांशी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था
अब मैं इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इन टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चौक, चाक पाउडर, इसमें चाक तो नहीं है, सॉरी, चेयर मैटर में आता है कि नहीं आता? आता है, क्योंकि उसको हम नेक डाइज से देख सकते हैं, ठीक है। फटाफट मैं करता हूँ। एयर भी मैटर में आता है, क्योंकि उसको हम फील कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से। लव, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, और ये मैटर में नहीं आता, तो मैटर नहीं है। जो चीज़ मैटर नहीं है वो कुछ नहीं है। स्मेल मैटर में आता है, क्योंकि पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए डिफ्यूज़न के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। हेट, मैं तुमसे बहुत हेट, मतलब नफरत था ना, तो हेट क्या है? हेट भी मैटर में नहीं आएगा। एलमोंड्स, ये भी मैटर में आएंगे। थॉट प्रोसेस ना, थॉट्स, विचार का कोई भार नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई जगह नहीं घेरते ना, उनको हम फील कर सकते हैं। कोल्ड, ठंडा गर्म, ये तो आप फीलिंग आती है। ठीक है भाई। कोल्ड ड्रिंक तो मैटर में आएगा ही। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी मैटर में आएगा। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। कोल्ड अकेला, यदि कोल्ड हो, कोल्ड, एक तो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, और एक सिर्फ कोल्ड कहा जाए तो कोल्ड अकेला मैटर में नहीं आएगा। कोल्ड मतलब ठंड, तो उसको आप फील तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मास, भार, वेट, तो उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते उसको कहीं उठा के, तो वो चीज़ उसमें नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। बहुत आसान क्वेश्चन है कि बहुत गर्म जैसे खाना जब पक रहा है ना, उस समय उसकी स्मेल सिजलिंग, मतलब टेस्टी या अच्छा स्वादिष्ट खाना, तो उसकी स्मेल दूर तक जाती है ना। लेकिन ठंडे खाने की स्मेल लेने के लिए उसको उसमें कुछ कैसा स्मेल कैसी उसकी, तो उसके लिए हमें उसके नज़दीक जाके सूंघना पड़ता है। तो कारण क्या है कि जब खाना गर्म है तो उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं, वाटर लिक्विड वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेशन से कन्वर्ट हो रहा है और एयर के साथ डिफ्यूज़ हो रहा है। ठंडे फूड के अंदर फिर वेपर्स नहीं बनेंगे, ठीक है, तो वेपर्स नहीं बनेंगे तो स्मेल दूर तक नहीं जाएगी। तो आप इसको अच्छे से बता सकते हो। ए डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में जैसे पानी से हम हाथ हिलाते, तो पानी के अंदर से हाथ जैसे अंदर गया फिर बाहर आ गया, हम पानी के अंदर ऐसे भी करके अपने हाथ हिला सकते हैं, कट कर सकते हैं मतलब वाटर को। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। इससे मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है? इससे ये शो होता है कि भाई मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना, इंटर पार्टिकल स्पेस वहाँ पे है। यदि स्पेस बहुत कम होता जैसे सॉलिड्स के अंदर, तो सॉलिड के अंदर से क्या, जैसे ये सॉलिड अब मेरे सामने दीवार, तो इसके अंदर से तो मेरा हाथ नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पानी भरा हो तो पानी के अंदर हम हाथ डाल सकते हैं, नीचे निकाल सकते हैं, अंदर पानी के अंदर हम पूरे भी चले जाते हैं। तो उसका कारण ये कि वहाँ लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, और इंटर पार्टिकल जब स्पेस ज़्यादा तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो हम इजीली उन पार्टिकल्स के बीच में से मतलब उनको कट कर सकते हैं या फिर अपना मतलब मोमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये शो करता है कि वहाँ पे क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है। सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम सॉलिड्स को कट इजीली इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो बेटा आप लोग इजीली बता ही सकते हो, इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत मुझे लगता नहीं कि आपको दिक्कत आएगी, बताना पड़ेगा। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे आप बता सकते हैं। मैटर, द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मैटर आर वेरी स्मॉल साइज़। मैटर को बनाने वाले पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट साइज़ के होते हैं। देयर इज़ वैकेंट स्पेस है ना, उनके बीच में काफ़ी खाली जगह होती है। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जिसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। सॉलिड्स में बहुत कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा, और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स स्टेशनरी नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत मोशन उनके बीच में। सॉलिड्स में वाइब्रेशन होता है, लिक्विड में रोटेटरी वाइब्रेटरी, और गैसेस के अंदर फिर रोटेटरी वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी, मतलब
सॉलिड्स में तो क्या होता है, पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह पे थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं, लिक्विड में घूम भी सकते हैं और गैसेज में इधर उधर आगे पीछे, सॉलिड में भी थोड़ा बहुत ट्रांसलेटरी होता है, लेकिन मतलब मोशन होता है, पार्टिकल्स के बीच में मोशन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप बता सकते हो कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, उसका भी ये है कि सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, लिक्विड में कम और गैसेज में मिनिमम हो जाता है, ठीक है ना। और जो पार्टिकल्स का मोशन है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो मोशन घटता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो आपके पास कुछ दे रखे हैं जैसे एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो आप इसमें देखो सबसे ज़्यादा तो आयरन का हो जाएगा, हाईएस्ट जो डेंसिटी है वो तो आयरन की है ना। हमारे पास ऑप्शन है आयरन, कॉटन, चाक, वाटर, इसके बाद फिर सॉलिड हमारा चाक है, तो चाक की डेंसिटी उससे ज़्यादा हो जाएगी। फिर लिक्विड्स को देखो आप, लिक्विड कौन कौन है आपके पास, इसके अंदर आपके पास हनी, वाटर, एक कॉटन भी है लेकिन कॉटन बहुत हल्का होता है, उससे हैवी आपका हनी होगा, ठीक है भाई, हनी, उससे हल्का आपका वाटर, वाटर से हल्का आपका कॉटन आएगा, ठीक है भाई, कॉटन। और क्या बच गया भाई, फिर इसमें एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी और आपका एयर, तो एग्जॉस्ट फ्रॉम एयर, ठीक है, कॉटन से ज़्यादा हल्का और सबसे हल्का आपका रहेगा फिर यहाँ पे जैसे एयर, है ना, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये रहेगा, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा इंक्रीजिंग डेंसिटी का इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टेबुलेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आप कर लेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के डिफरेंसेस बताने, उनकी शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कंप्रेसिबिलिटी, इंटर पार्टिकल स्पेस हो गया है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आप कंपैरिजन करके बता सकते हो, मैंने वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी। अब इनके बारे में आपको डेफिनेशन इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। रिजिडिटी का मतलब क्या है, रिजिडिटी का मतलब है कि प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, मतलब अपनी किसी पोजीशन में, शेप में चेंज नहीं होने देना चाहता। रिजिड मतलब बदलाव पसंद नहीं है उसको ना, तो वो शेप साइज अपनी बनाए रखता है किसी प्रकार से, उसको हम रिजिडिटी बोलते हैं। सॉलिड्स ज़्यादा रिजिड होते हैं लिक्विड या गैसेज की बजाय। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि हम किसी भी सब्सटेंस पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करके और उसको, उसका वॉल्यूम कम कर दें, वो सिकुड़ जाए। कंप्रेस का मतलब सिकुड़ना होता है, तो गैसेज के अंदर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड से मिनिमम, और सॉलिड्स में नहीं होती है। फ्लूडिटी, नेक्स्ट टर्म है फ्लूडिटी। फ्लूइड्स मतलब जो होते हैं जो बहते हैं उनको फ्लूइड कहते हैं। तो बहने की प्रॉपर्टी अपने आप एक जगह से, जैसे गैस है या लिक्विड है, उसको रखेंगे तो फैलता है, तो फैलना, जहाँ पे वो रखा है ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ या नहीं उधर फैलना फ्लूइडिटी होता है। तो फ्लूइडिटी लिक्विड्स भी शो करते हैं और गैसेस भी शो करते हैं, ठीक है, सॉलिड्स फ्लूइडिटी शो नहीं करते हैं। फिलिंग गैस कंटेनर, फिलिंग गैस कंटेनर, जैसे इसका मतलब है कि किसी भी बर्तन में यदि गैस को डालते हैं तो पूरे को भर लेता है। तो गैसेस की एक प्रॉपर्टी है ये कि वो जिस कंटेनर में उनको हम रखेंगे उस पूरे कंटेनर में वो फैल जाते हैं। कारण क्या है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है भाई, तो अब जितनी जगह उनको मिलेगी उस पूरी जगह में वो फैल जाते हैं, क्योंकि उनका एक नेचर है कि फैलते हैं, एक आपस में एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन तो है नहीं, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब दूर दूर भागते हैं। तो जितनी जगह ज़्यादा मिलेगी उतना ही ज़्यादा फैलते जाएंगे, इसलिए वो पूरी कंटेनर को फिल कर देते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड बाउंड्रीज। शेप की बात करें तो सॉलिड्स की शेप और बाउंड्रीज फिक्स होती हैं, लिक्विड या गैस में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनकी शेप और बाउंड्री फिक्स नहीं होती हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है गतिज ऊर्जा। पार्टिकल्स चल रहे हैं, यदि कोई रुका हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे इधर उधर हिल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की जब बात आती है तो काइनेटिक एनर्जी का कारण होता है मोमेंट, ध्यान रखना, गति, गति से काइनेटिक एनर्जी आती है। गैसेज में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम और सॉलिड्स में लगभग नेग्लिजिबल।
डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अभी बताया था मैंने, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आप ये देख सकते हो 3, 4, 5 कोई भी अलग अलग सब्सटेंस ले लो, सभी का मास यदि सेम है तो वो, और वॉल्यूम में यदि अंतर है तो उनका रेशियो ले लो, जिसका ये रेशियो ज़्यादा आएगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मान लो हम 1 किलो कोई सॉलिड, जैसे 1 किलो आयरन ले लिया, 1 किलो आपने कॉटन ले लिया, तो कौन ज़्यादा डेंस होगा? आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसका मास तो दोनों का सेम, आयरन का वॉल्यूम कम होगा और कॉटन 1 kg कॉटन का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, गिव रीजन। अभी मैंने बताया था कि गैस जिस बर्तन में रहेगी उस पूरे को भर देती है। गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल, गैसेज उस बर्तन को पूरा भर देते हैं जिसमें उनको रखा जाता है। इसका रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न मैंने पहले बताया था कि पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं गैसेज के, क्योंकि गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, मतलब नेग्लिजिबल है या नहीं है। तो इसलिए जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो सब फैलते हैं। ठीक है, फ्रीली डिफ्यूज़ होते हैं। इसलिए आप बता सकते हो कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि जब तक उनको रोका नहीं जाएगा, जैसे मान लो ये हमारा सिलेंडर है और गैस के यदि हमने मान लो ये थोड़े से पार्टिकल रखे, तो अब ये नहीं कि यहीं पड़े रहेंगे, ये सारे चल रहे हैं अपने, ये कभी भी रुकते नहीं हैं, मूव करेंगे, और जब तक ये टकराएंगे नहीं दीवारों से तब तक नहीं रुकेंगे। तो इसका मतलब पूरे में फैल जाएंगे, कोई फिर टकरा के कोई इधर आ रहा है कोई उधर जा रहा है, तो लगातार ये इस पूरे स्पेस के अंदर घूमते रहेंगे, दीवारों से टकराते रहेंगे और पूरी जगह में फैल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, गिव रीजन। गैस को जिस बर्तन में रखते हैं वो उस बर्तन की दीवारों पे प्रेशर डालता है। आपने मोटरसाइकिल में, गाड़ियों के ट्यूब के अंदर या हवा भर के देखा होगा, बैलून को आपने फुला के देखा होगा। तो एक्चुअली जैसे है क्या, मान लो यही है, इसमें जो गैस के पार्टिकल हैं वो दीवारों पे जाके टकराते हैं, और कोई भी चीज़ जब धक्का मतलब टक्कर मारेगा तो इसका मतलब प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब जैसे मैं हूँ यहाँ पे, अब मैं यदि मेरे हाथ से इस दीवार को पुश करता हूँ, इस पर धक्का मार रहा हूँ, तो क्या है, मैं प्रेशर एग्जर्ट कर रहा हूँ, और लगातार टकराते रहे, टक 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 टक, तो क्या होता जाएगा? समझ रहे हो बात? तो मेन एक ही लाइन है कि बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज स्ट्राइक, टक्कर मारते हैं, स्ट्राइक कंटिन्यूसली ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, लगातार टकराते रहते हैं, एक गया ये मुड़ गया, दूसरा आएगा ये वो आ गया, लगातार पार्टिकल्स का इधर उधर उधर लगातार सभी दीवारों पे टकराते रहते हैं, इसलिए वो उन पे क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो एक यूनिट सरफेस एरिया पे जितना प्रेशर लगेगा वो उसका प्रेशर कहलाएगा। नेक्स्ट, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, गिव रीजन। लकड़ी की कोई टेबल है उसको सॉलिड कहेंगे, उसका रीज़न बताओ। तो भाई क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट से मिलती हैं, जैसे ये अपने आप अपना शेप या साइज़ या वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, है ना, हार्ड है, रिजिड है, हार्ड है और रिजिड भी है ये, और हैवी रहेगा, मीन्स इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इसके पार्टिकल्स में कोई मोमेंट नहीं होता है, पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, हैवी है, डेंसिटी ज़्यादा है, शेप रिटेन रखेगा अपनी। ठीक है, तो इसलिए सॉलिड है। नेक्स्ट, वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर, बट टू डू सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट, गिव रीजन। हवा में जैसे हम हाथ चला रहे हैं, लेकिन यदि हमें कोई सॉलिड ब्लॉक रखा है उसमें से यूँ हाथ निकालना हो, वो देखा होगा ना, जुड़े कराटे वाले ईंटें रखते हैं फिर तोड़ते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, हम खुद नहीं कर पाएंगे कि ईंट रख लिया, कुछ ब्लॉक रख लिया और उस पर ऐसे मार के उनको तोड़ दें, नहीं हो पाएगा, आपके हाथ टूट जाएगा, हड्डियाँ ब्रेक हो जाएंगी। तो इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण ये है कि हमें जिस सब्सटेंस को ब्रेक करना है उस पे उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, और उनको ब्रेक करने के लिए एक कितना प्रेशर वहाँ पे पर यूनिट एरिया प्रेशर कितना लगना चाहिए, और प्रेशर किससे आएगा? आपकी स्पीड से आएगा। तो हाथ कितनी स्पीड से घूमना चाहिए, यदि हमने हाथ घुमाया लेकिन थोड़ा सा भी यदि प्रेशर कम एग्जर्ट हुआ तो वो ब्रेक नहीं होगा, और वो सारा कोलिजन की वजह से हमारे हाथ में फ्रैक्चर आ सकता है। लेकिन यदि कराटे एक्सपर्ट को पता है कि उसको कितना मोमेंटम से हाथ, कितनी स्पीड से वहाँ पे हाथ ले जाके मारना है, तो वो उसको ईजिली ब्रेक कर देता है। ठीक है, हवा में से तो हम हाथ ईजिली इसलिए घुमा पा रहे हैं क्योंकि हवा के पार्टिकल्स के, एयर के पार्टिकल्स के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, समझ में आ गया होगा।
लेकिन सॉलिड कोई भी ब्लॉक रखा है, ईंट रखी है, तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इसके लिए हमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स निश्चित है कि इतना तो कम से कम लगाना है, और वो उस कराटे एक्सपर्ट को पता है, उनको वही इस प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, तो इसलिए वो इजीली ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड्स जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड्स से कम होती है जनरली, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये क्वेश्चन तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया आपको ना। चलिए, और इसमें एक चीज़ हो रही है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की जो डेंसिटी वो मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस से आप ऊपर जाएंगे तब भी पानी की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, तब उनके बीच में, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि परमानेंट फिक्स पोजीशंस वो लेना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके बीच में खाली जगह बढ़ जाती है, तब भी डेंसिटी घट जाती है। कन्वर्ट गिवन टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यहाँ पे आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो इजी है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो टेम्परेचर केल्विन में गिवन है उसमें से 273 माइनस कर दो, आपका टेम्परेचर आएगा वो सेल्सियस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस। एक और क्वेश्चन ऐसा ही तो आप कर लेंगे ये, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी भाई। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना, याद रखना हमेशा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाते ही वाटर गैसियस स्टेट में मिलेगा हमें, सोचने की बात नहीं है। तो कैसा होगा, गैसियस स्टेट में होगा। सेकेंड, एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी, क्योंकि 100 डिग्री एक ट्रांजिशन पॉइंट है कि इससे ऊपर जाते ही गैस में कन्वर्ट होता है, इससे नीचे या यहाँ तक वो लिक्विड है, तो थोड़ा गैस बनेगा, थोड़ा लिक्विड भी रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब बात करेंगे तो दोनों स्टेट्स अवेलेबल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। किसी भी सब्सटेंस की जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है भाई। तो स्टेट चेंज होते समय आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस का, यदि वो लिक्विड से गैस बन रहा है या सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मतलब मेल्टिंग या बॉइलिंग में, तो उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा हीट की रिक्वायरमेंट होती है स्टेट चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ गए। तो इसलिए किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद या बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद यदि उसको एक्स्ट्रा हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं वो लेटेंट हीट में कंज्यूम हो रहा है। नेक्स्ट, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेरिक गैसेज को लिक्विफाई करने का एक तरीका, तो एटमॉस्फेरिक गैसेज को हम पहले तो लिक्विड में कन्वर्ट करें बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। लिक्विफाई, अच्छा लिक्विफिकेशन का ही पूछा है, एटमॉस्फेरिक गैसेज को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप उन पे या तो हाई प्रेशर लगाएं या टेम्परेचर डिक्रीज करके, कूल करके उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। अच्छा क्वेश्चन है। जो डेजर्ट कूलर है आपका, वो ड्राई डे, मतलब बहुत गर्म हवाएं हो या नमी कम हो एयर में, तब वो ज़्यादा अच्छी कूलिंग देता है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है बेटा, देखो कि यदि ह्यूमिडिटी लेवल एटमॉस्फेयर का कम है तो वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा उड़ेगा। कूलर के अंदर साइडों में क्या होता है, जो ग्रास या कुछ इस तरह का मटेरियल लगाते हैं, इसमें से वाटर धीरे धीरे नीचे की तरफ धीरे धीरे नीचे जाता है, और ब्लेड, पंखा जब अंदर घूमता है तो उस बाहर से साइडों से एयर अपनी तरफ खींचता है, तो वो गर्म हवा जब उन जाली में से या ग्रास घास की जो जाली सी बनी होती है इसमें से पानी टपक रहा है, उसमें से पानी जब अंदर आएगा तो वो हवा में पानी क्योंकि नहीं है तो उस वहाँ से वो पानी अपने साथ लेगी एयर, और फिर क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है तो वो पानी क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट चाहिए वो कहाँ से ले लेगा, वो एयर से लेगा, गर्म हवा से लेगा, तो हवा का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसलिए यदि गर्म हवा है, उसमें ह्यूमिडिटी कम है, तब कूलर ज़्यादा अच्छा कूलिंग करेगा। ध्यान रखना, द ह्यूमिडिटी लेवल इन एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट लो एंड द एवेपोरेशन रेट ऑफ वाटर एक्सपेक्टेड टू बी हाई। मैं वही बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा,
पानी ज़्यादा उड़ेगा वहाँ से, और पानी जब उड़ेगा वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको जो हीट चाहिए स्टेट चेंज करने के लिए वो एयर से लेगा, तो एयर का टेम्परेचर कूल हो जाता है, डाउन हो जाता है, ध्यान रखना। हाउ डज़ द वाटर कैप्ट इन अर्थन पॉट, मटका, मटका मटका सबने देखा है, मटका है ना, तो मटके में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों हो जाता है, बिकम कोल्ड कूल ड्यूरिंग समर। देखो मटका जैसे मान लो ये है, इस तरह से एक गोल ऐसा ही कुछ होता है ना, गोल मटका, इसके अंदर एक्चुअली जब ये न्यू होता है तो आप सभी ने देखा होगा, जैसे इसमें पानी फिल करते हैं तो आपने सब ने देखा होगा कि इट बिकम, इसकी जो वॉल्स हैं दे बिकम वेट, मटके की जो दीवारें हैं वो गीली हो जाती हैं, सब ने देखा होगा, नए मटके में होता है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद धीरे धीरे क्या होता है, मटका गीला क्यों हुआ, पहली बात तो क्योंकि उसकी जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, इनके अंदर माइन्यूट माइन्यूट बारीक छेद हैं, उनमें से धीरे 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 पानी लगातार सरफेस पे आता रहता है, और यहाँ सरफेस से फिर वो क्या करता है, वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ता है। अब जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको एक्स्ट्रा हीट चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, सरफेस से लेगा। सरफेस जब ठंडा होगा तो अंदर का पानी भी ठंडा होगा, लेकिन विद टाइम धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी या कुछ और डस्ट पार्टिकल्स उन होल्स को बंद करते देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो आप देखना कुछ महीनों बाद मटके में हम पानी डालेंगे तो उसका सरफेस, उसकी परत है वो गीली होना बंद हो जाती है, वो सूखा ही रहता है, तो इसका मतलब उसमें पानी ठंडा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो रहा सरफेस से, तो कूलिंग नहीं होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, वाई डज आवर पाम फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल ऑन और परफ्यूम ऑन इट। हथेली पे ठंडक महसूस होती है, उस पर हम थोड़ा परफ्यूम डाल दें या पेट्रोल या केरोसिन या फिर एसीटोन वगैरह, तो इसका रीज़न ये है कि जैसे ही वो लिक्विड हम हाथ पे डाल रहे हैं हथेली पे, वो इवेपोरेट होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम। तो उसको लिक्विड से गैस में बदलने के लिए जो कुछ हीट चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, वो अपने हाथ से लेगा। तो जिस सरफेस से वो हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, उस सरफेस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमें ठंडा लगता है। ठीक है, आसान है ना। नेक्स्ट, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन रदर देन ए कप। एक तो हम किसी कप में या गिलास से चाय या दूध पिएं, और एक प्याली से या प्लेट में डाल के पिएं। तो प्याली या प्लेट में डाल के जब चाय या दूध पीते हैं, गर्म दूध, तो हम इजीली पी सकते हैं। उसका कारण क्या है बेटा, उसका कारण वही है, सरफेस एरिया और इवेपोरेशन। देखो जैसे कप का सरफेस एरिया कम है ना, तो वहाँ से वेपर्स तो बनेंगे लेकिन कम बनेंगे। सेम वही चीज़ यदि हमने ये प्लेट ले लिया और इसमें ये प्याली इसमें यदि डालेंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा, यहाँ से वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, तो ये जल्दी कूल हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फैलेगा, जितना सरफेस ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, लिक्विड से गैस में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे, और ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे तो ज़्यादा हीट लेके जाएंगे साथ, तो नीचे वाला सरफेस ठंडा हो जाएगा। समझ रहे हो। तो सॉसर में जब हम चाय या मिल्क लेंगे तो इट बिकम्स कूल क्विकली देन इन द कप। समझ में आई बात, ड्यू टू फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर। किस तरह के कपड़े हमको गर्मियों में पहनने चाहिए। बेटा आसान है, गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ, ऐसे कपड़े जो वेट पसीने को सोख लें, क्योंकि देखिए हमारे स्किन से स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, और वो इसीलिए निकलता है, एक मैकेनिज्म है बॉडी का कि बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहता है 37 डिग्री सेल्सियस ना। तो यदि गर्म एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो फिर हमें क्या लगेगा, गर्मी लगेगी। इसलिए गर्मी के समय शरीर से पसीना निकलता है, और वो बारीक बारीक होल्स हैं उनसे निकलता है, स्किन में छेद होते हैं। अब यदि वो पसीना आके और कपड़े के अंदर ही पड़ा रहेगा तो हमें उमस सा, चिपचिपा सा लगेगा। यदि कपड़ा ऐसा है कि वो पसीने को सोख लेता है, तो वो जो लिक्विड आया, पसीना आया, वो कपड़े के सरफेस पे आ गया, बाहर तक आ गया, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, और वहाँ से फिर वो जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए। वो उस कपड़े से या उस कपड़े के नीचे स्किन के कांटेक्ट में है तो स्किन से लेगा, और इसलिए वो सरफेस कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो हमें ठंडा लगेगा। समझ रहे हो, दो बातें। एक तो हमें स्वेटिंग से बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा महसूस नहीं होगा, कपड़ा उस पसीने को सोख लेगा, और सोखने के बाद वहाँ से इवेपोरेशन ईजिली हो पाएगा, जिससे कि फिर हमें ठंडक लगेगी। तो आपके इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस ये सारे थे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे मेन कॉन्सेप्ट्स अब इसमें आ चुके हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, गिव रीजन। नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, कपूर की गोलियां, जैसे हम घरों में टॉयलेट्स वगैरह में रखते हैं, उन गोलियों की बात कर रहे हैं।
तो कुछ समय बाद वो गायब हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि वो सब्लिमेशन शो करते हैं बेटा, ध्यान रखना। सॉलिड यदि गायब हो रहा है, लिक्विड वगैरह कुछ नहीं बन रहा, सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। परफ्यूम की स्मेल काफ़ी दूर तक आती है क्योंकि वो डिफ्यूज़न होता है, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर और डिफ्यूज़ हो जाता है, दूर तक फैल जाता है। इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्ट वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, इनके तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में रहेगा, शुगर में, उससे कम वाटर में और फिर ऑक्सीजन में। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड रहेगा। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स हमें मिलेंगे वहाँ पे। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? तो वहाँ भी आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। फिजिकल स्टेट 100 डिग्री पे आपको थोड़ा लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा, दोनों स्टेट्स पॉसिबल है। गिव रीज़न, 100 से जस्ट ऊपर यदि जा रहे हैं तो फिर आपको गैस मिलेगा। गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाइड वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। तो रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है, इसका मतलब एक तो भाई व्हेन वी, अच्छा बीकर, हम किसी बीकर में ले लेते हैं वाटर को ना, तो हम उस पर प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। यदि हम प्रेशर अप्लाई करना चाहें बाहर से तो क्या उसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। तो ये प्रॉपर्टी शो करती है कि वो लिक्विड है। इट कैन टेक द शेप ऑफ एनी, और इसको फिर किसी भी जिस बर्तन में डालेंगे वो उसकी जैसी शेप लेगा, तो इससे प्रूव होता है कि वो लिक्विड है। गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाइड एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन की अलमीरा है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। एक तो वही है कि उसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है, अपने आप चेंज नहीं होगा। दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? हाँ, ये दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो भाप और पानी, गर्म उबलता हुआ पानी, और एक भाप, कौन ज़्यादा जलाएगा। दूसरा, एक तो आइस है 273 केल्विन पे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास, और एक सेम टेम्परेचर पे वाटर है, तो कौन ज़्यादा ठंडा करेगा। तो देखो इसमें एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है तो वो तो लिक्विड है ही, और आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है लेकिन उसको पिघलने के लिए कुछ और बाहर से हीट लेगा पहले और फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब आइस एट 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, ठीक है। क्योंकि उसका जब वो लिक्विड से जब वाटर में बना है, लिक्विड से जब गैस में, सॉरी, लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है तो उसने कुछ ज़्यादा हीट लॉस की थी, तब जाके वो गैस में कन्वर्ट हुआ था। समझ रहे हो ना मेरी बात को? एक तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर और एक 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पे लाना है, राइज़ करना है। तो कहाँ हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी? सॉलिड वाले में। पहले वो पिघलेगा और फिर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री पे आएगा। वाटर तो डायरेक्ट यदि लिक्विड है 0 पे है तो सीधा 1 डिग्री में आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वाटर की बजाय जो आइस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सेम उसमें स्टीम और वाटर में रहता है। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, स्टीम का भी टेम्परेचर तो 100 डिग्री है, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा हीट ली है जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। उसके पास ज़्यादा ऊष्मा है, एक्स्ट्रा हीट है, छिपी हुई ऊष्मा है, तो इसलिए भाप जो है ना, स्टीम, वो ज़्यादा जलाती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के और बुक के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए बेटा। अब भी कोई प्रॉब्लम आपको यदि आती है, ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको देखना अच्छे से। इसके बाद भी सॉरी, कोई प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अच्छा लगता है, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, हिमांशी शोरान करके जो स्टूडेंट है, कि सर ये बताइए कि भाई वाटर और मैंने जैसे कहा कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड्स की तुलना में, तो आइस फिर वाटर पे क्यों फ्लोट करता है। तो अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ते हैं और पूछते हैं। तो जो बच्चे वीडियो देखे, चाहे देखे 10 बच्चे, चाहे देखे 10,000 बच्चे, लेकिन कोशिश करें कि आप सभी यस नो, अच्छा बुरा जो भी है, जैसा आपको लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके मुझे कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करवाएँ, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू।